नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर से, वो खबर जिसका सबको बेताबी से इंतजार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं जिन पर तीसरे राउंड में वोटिंग होनी है। लिस्ट तैयार है, नाम फाइनल है, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल यह सूची जारी नहीं की है। हालांकि इस लिस्ट में किस किस का नाम है, किस सीटें कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी का टिकट किसको मिल सकता है, इसकी पूरी जानकारी हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर के पास है। और पाराशर ने यह जानकारी मेरे साथ शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इंडियन पुलिस सर्विस से वीआरएस लेकर राजनीति में उतरे असीम अरुण को बीजेपी कन्नौज से उम्मीदवार बना सकती है। असीम अरुण आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने 4 दिन पहले 15 जनवरी को रिटायरमेंट लिया है। 3 दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, काफी चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। अब वो कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट में दूसरा नाम है हरिओम यादव का। हरिओम यादव को बीजेपी सिरसागंज से मैदान में उतार सकती है। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। वो समाजवादी पार्टी में थे। पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे और जीते थे। मौजूदा विधायक हैं। हरिओम यादव ने 13 जनवरी को यानी 6 दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब बीजेपी ने उन्हें सिरसागंज से चुनाव के मैदान में उतारने का फैसला किया है। हाथरस से बीजेपी अंजुला माहौर को टिकट देगी, ये मेरी जानकारी है। अंजुला आगरा की मेयर रह चुकी हैं, दलित समाज से आती हैं। और इस तरह कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है। मैं आपके साथ वही जानकारी शेयर कर रहा हूं जो हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने मुझे भेजी है। देवेंद्र ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक फिरोजाबाद से मनीष असीजा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मनीष असीजा सिटिंग एमएलए हैं। फिरोजाबाद की जसराना सीट से बीजेपी मानवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दे सकती है। अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर को बीजेपी मैदान में उतारेगी, यह जानकारी मिली है। सत्यपाल सिंह राठौर सिटिंग एमएलए हैं। बीजेपी ने एटा से विपिन वर्मा डेविड को टिकट देने का फैसला किया। डेविड उनका उपनाम है, विपिन वर्मा डेविड। जलेसर सीट से संजीव कुमार दिवाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। संजीव कुमार धोबी समाज से आते हैं। इस सीट से पिछला चुनाव जीते थे, इस इलाके में काफी पॉपुलर हैं। धोबी समाज के दूसरे नेता प्रिय रंजन दिवाकर आशु को किशनी सीट से टिकट मिलेगा। करहल सीट से बीजेपी ने संजीव यादव को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जबकि कायमगंज सीट से वीरेंद्र कठेरिया का नाम बीजेपी की लिस्ट में पक्का है। अमृतपुर सीट से बीजेपी सुशील शाक्य को टिकट देगी। सुशील शाक्य सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार मौका देने का फैसला किया है। अपने इलाके में उनकी लोकप्रियता काफी है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। हो सकता है लिस्ट कल जारी हो, लेकिन ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ये वो हैं जो हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर की एक्सक्लूसिव जानकारी के आधार पर बताए गए हैं। हालांकि देवेंद्र पाराशर की जानकारी पक्की होती है। आपको ध्यान होगा बीजेपी की पहली लिस्ट में जो नाम उन्होंने बताए थे, 2 दिन पहले आपको बताए थे, वही नाम बाद में बीजेपी ने औपचारिक तौर पर जारी किए थे। आज देवेंद्र पाराशर ने उन सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट हासिल की है जिन पर तीसरे राउंड में वोटिंग होनी है। लिस्ट लंबी है, कुछ नाम मैंने आपको गिनाए हैं। देवेंद्र के पास और भी बहुत सारे नाम हैं, तो सीधे देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई, उसमें तीसरे फेज के जो उम्मीदवारों ने, तीसरे फेज में जहां चुनाव होने हैं उनके उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया गया और चौथे फेज के उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया गया है। आज दर्शकों के साथ
हम लोग तीसरे फेज में जहां चुनाव होने हैं उन नामों को साझा कर रहे हैं। और उसमें जो असीम अरुण के बारे में आपने बताया, बहुत दिलचस्प इस लिहाज से है कि उसमें बीजेपी की रणनीति भी एक तरह से रिफ्लेक्ट होती है। और पार्टी के टॉप सोर्सेज के द्वारा हमें यह बताया गया कि जिस कास्ट नैरेटिव को लेके जो बीजेपी के अपोजिशन वाले लोग हैं या फिर मीडिया का जो एक सेक्शन है, कास्ट नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है, अगर हमारे उम्मीदवारों को देखे तो उसे यह समझ में आएगा कि उस कास्ट सेक्शन में भी, उस नैरेटिव में भी हमारे उम्मीदवार कितने रोल मॉडल की तरह है अपने समाज में, और वैसे लोगों को हमने टिकट दिया है। जैसे असीम की बात कर लें, वो आईपीएस रहे हैं, जाहिर तौर पे अपने समाज में उनका बहुत ज़्यादा रसूख है रोल मॉडल के लिहाज से। इसके अलावा उसमें कई डॉक्टर आपको दिखेंगे, प्रोफेसर दिखेंगे। तो ये बीजेपी का जो अपना कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें जो रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की गई है, तो भले ही बहुत सारे लोगों को नैरेटिव में ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ग्राउंड पर उसका बहुत ज़्यादा असर आता है। नामों की अगर बात कर लें तो चरखारी की जो सीट है, पूर्व सांसद हैं गंगाचरण राजपूत, उनके बेटे को एक बार फिर से टिकट गया है, ब्रजभूषण राजपूत को। 2 बार से वो विधायक हैं और लोध जाति से आते हैं, अपने इलाके में बहुत बड़ा रसूख माना जाता है इनके फैमिली का, और 2 बार से विधायक है। एक बार फिर से पार्टी ने उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। महोबा की सीट, ये भी बुंदेलखंड की एक महत्वपूर्ण सीट है, वहाँ से ब्राह्मण जाति से आने वाले राकेश गोस्वामी को टिकट दिया गया है। 2 बार के विधायक ये भी रहे हैं, सिटिंग विधायक हैं फिलहाल राकेश गोस्वामी। राठ एक सुरक्षित सीट है और ये सुरक्षित सीट से मनीषा अनुरागी जो कि वर्तमान विधायक हैं, पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है। हमीरपुर की बात कर लें तो हमीरपुर में निषाद जाति के बहुत सारे लोग रहते हैं और बाबूराम निषाद पर बीजेपी ने भरोसा जताया इस बार के चुनाव में हमीरपुर सीट को लेके। अलीगंज की बात करें तो सत्यपाल सिंह राठौर पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया। इन सारे नामों को रजत जी देखें तो एकदम से समझ में आता है, जो कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, कि बहुत मंथन के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम को तय किया है। और उसमें जिस रिफ्लेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, कि वो उम्मीदवार जो भी तय किए जा रहे हैं वो इस लिहाज से कि अपने इलाके में अच्छा प्रभाव रखते हो या अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हो, अच्छा इंप्रेशन रखते हो, उसके लिहाज से इन नामों को तय किया गया। और तीसरे फेज पर जहाँ चुनाव होने हैं, इन नामों को हम साझा कर रहे हैं। वही आगे और भी नाम है। रजत जी, देवेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो नाम, जो थोड़े बहुत नाम मैंने पढ़े थे, उनको देखकर अंदाजा लगता है कि सिर्फ जातिगत समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया, कैंडिडेट की इमेज का ध्यान रखा गया, अपने इलाके में उसकी लोकप्रियता कितनी है, विनेबिलिटी का फैक्टर है जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, वो है। तो जो नाम आपने बताए हैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, क्योंकि बहुत उत्सुकता है इन नामों को लेकर के। और कन्नौज से असीम अरुण को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, यह देवेंद्र पाराशर ने अभी भी बताया है। असीम अरुण ने इसी महीने आईपीएस की नौकरी छोड़ी है और उन्होंने वीआरएस लिया है। फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज सीट से बीजेपी हरिओम यादव को टिकट दे सकती है। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। हरिओम यादव 13 जनवरी को बीजेपी में शामिल हुए थे। वो 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े और जीते। कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। देवेंद्र सिंह लोधी इस वक्त सयाना से बीजेपी के विधायक हैं। वो अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले लोधी समुदाय से हैं। चुनाव आयोग की दी गई जानकारी में देवेंद्र लोधी ने खुद को एक वकील और किसान बताया है। हाथरस से बीजेपी अंजुला माहौर को टिकट दे सकती है। अंजुला माहौर आगरा की मेयर रह चुकी हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अंजुला माहौर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चली गई थी। हालांकि 2015 में वो बीजेपी में लौट आई। 7 साल से बीजेपी में है। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली अंजुला माहौर ने वकालत की पढ़ाई की है, वकील हैं। वो बीजेपी संगठन में प्रदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। आगरा की मेयर के तौर पर उनके काम की काफी तारीफ की जाती है, उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने शहर में सुएज और पीने के पानी की समस्याएं दूर करने के लिए काफी काम किया है। तो जैसा देवेंद्र पाराशर बता रहे थे कि बहुत सोच समझकर एक एक टिकट, एक एक नाम डिसाइड किया गया है। फिरोजाबाद से मनीष असीजा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मनीष असीजा सिटिंग एमएलए हैं। मनीष असीजा लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पंजाबी समाज से आते हैं। पिछले असेंबली इलेक्शन में मनीष असीजा ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को करीब 42,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था। फिरोजाबाद की जसराना सीट से बीजेपी मानवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दे सकती है। मानवेंद्र सिंह लोधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मानवेंद्र सिंह लोधी इस समय फिरोजाबाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। वो संघ के, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। 2019 में 20 साल के बाद बीजेपी ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। कुछ दिन पहले जसराना से पूर्व विधायक रामवीर यादव ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद बीजेपी ने अब जसराना सीट से मानवेंद्र सिंह लोधी पर भरोसा जताया है। बीजेपी
एटा जिले की अलीगंज विधानसभा सीट से सत्यपाल सिंह राठौर को मैदान में उतार सकती है। उनका टिकट लगभग तय है। सत्यपाल सिंह सिटिंग एमएलए हैं, वो ठाकुर समाज से आते हैं और पेशे से किसान हैं। एटा से बीजेपी ने विपिन वर्मा उर्फ डेविड को इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। विपिन वर्मा डेविड अभी एटा की सदर सीट से विधायक हैं। विपिन वर्मा भी लोधी समुदाय से आते हैं। एटा जिले की जलेसर सीट से संजीव कुमार दिवाकर को टिकट मिल सकता है। उनका टिकट करीब करीब पक्का है। संजीव कुमार दिवाकर धोबी समाज से आते हैं, वो अभी विधायक हैं। 2017 के चुनाव में संजीव कुमार दिवाकर ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 61,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था। इसलिए पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि उनकी जीत पक्की है। कुछ और नाम है देवेंद्र पाराशर के पास। एक बार फिर देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, बहुत सारे नाम जो आपने बताए थे वो मैंने शेयर किए, उनकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड मैंने अपने दर्शकों को बताई है। और क्या नाम है आपके पास? और रजत जी, मैनपुरी की बात कर लें, बहुत चर्चित है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ने को पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है कि जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा मैनपुरी सीट से। इसके अलावा फर्रुखाबाद की सीट बात कर लें तो मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, नाम से ही जाहिर है, उनको वहां से टिकट दिया जा रहा है। करहल सीट की बात करें तो यादव जात से आने वाले संजीव यादव और बीजेपी के वर्कर्स में इनकी बहुत अच्छी छवि मानी गई है, उसके लिहाज से संजीव यादव पर भरोसा जताया गया है। अमृतपुर की सीट की बात कर लें तो अमृतपुर से सुशील शाक्य, जो कि नाम से जाहिर है शाक्य जाति से आते हैं, सुशील शाक्य पे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने भरोसा जताया है। कायमगंज की एक सीट है, कायमगंज से वीरेंद्र कठेरिया पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। इसके अलावा भोंगांव की सीट है, वहां पर वर्तमान में विधायक और मंत्री हैं राम नरेश अग्निहोत्री। पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया। हालांकि उनके इलाके में इस बात को लेकर चर्चा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका टिकट कट जाए। सर्वे में पता नहीं उनकी छवि कैसी आई है, लेकिन पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया। हमारे टॉप सोर्सेज ने हमें इस बात की जानकारी दी है। किसनी की सीट बात करें तो किसनी की सीट सुरक्षित सीट है, वहां पर प्रियरंजन दिवाकर आशु, इन पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना भरोसा जताया है उनको उस सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए। इसके अलावा भोजपुर की बात कर लें तो नागेंद्र सिंह राठौर पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। तो इनमें से कुछ सिटिंग विधायक हैं और जिनके ऊपर यह तलवार लटक रही थी कि क्या सर्वे के हिसाब से या फीडबैक के हिसाब से उनकी टिकट कट सकती है। उन लोगों का टिकट इस जिन नामों को हमने पढ़ा है उसमें पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है और एक बार फिर से दावेदार बनाया गया है। रजत जी, तो देवेंद्र पाराशर, वाकई में आपके सोर्सेज तो टॉप सोर्सेज हैं। पिछली बार जो आपने लिस्ट दी थी वो सारी की सारी बिल्कुल सही निकली थी और उम्मीद है कि ये जो लिस्ट है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये देवेंद्र पाराशर की जानकारी है। ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है और जो देवेंद्र ने बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देवेंद्र, जो कुछ नाम आपने बताए एक बार फिर से पढ़ देते हैं दर्शकों के लिए। मैनपुरी जिले की किशनी सीट से बीजेपी प्रियरंजन दिवाकर आशु को टिकट दे सकती है। प्रियरंजन दिवाकर आशु धोबी समाज से आते हैं। प्रियरंजन दिवाकर आशु पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इस बार उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी संजीव यादव को उम्मीदवार बना सकती है। संजीव यादव मैनपुरी के मजबूत नेता हैं। वो भी पहले समाजवादी पार्टी में थे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में लोगों को लेकर बीजेपी में आ गए थे। फर्रुखाबाद की कायमगंज सीट से वीरेंद्र कठेरिया को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है और फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट से देवेंद्र पाराशर ने बताया कि सुनील शाक्य को बीजेपी टिकट देगी। लिस्ट में उनका नाम है। सुनील शाक्य सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। सुशील शाक्य 2017 का विधानसभा चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते थे। जाहिर है तो अपने इलाके में काफी लोकप्रिय हैं। फर्रुखाबाद से, जैसा देवेंद्र पाराशर ने बताया, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को बीजेपी ने टिकट देने का मन बना लिया है। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, सिटिंग विधायक हैं और इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं आपको वो सारे नाम बता रहा हूं जिनकी जानकारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने हासिल की है। ये बीजेपी की ऑफिशियल सूची नहीं है, इसे ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से नागेंद्र सिंह राठौर को टिकट देने का फैसला बीजेपी कर सकती है। ये ठाकुर समाज से हैं, किसान हैं, सिटिंग एमएलए हैं। नागेंद्र सिंह राठौर ने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 35,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। कन्नौज जिले की
छिबरामऊ से अर्चना पांडे को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। ये ब्राह्मण समाज से आती हैं, सिटिंग विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाल चुकी हैं। तिरवा सीट से कैलाश राजपूत को बीजेपी टिकट देने वाली है। वो लोधी समाज से आते हैं, एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं। कैलाश राजपूत सिटिंग एमएलए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। इटावा जिला ये मुलायम सिंह यादव का एक इलाका है। अखिलेश यादव का मजबूत गढ़ माना जाता है। उनके परिवार की सीटें यहां पर हैं। यहां की इटावा सदर की सीट से बीजेपी सरिता भदौरिया को उम्मीदवार बनाने वाली है। सरिता भदौरिया ठाकुर समाज से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री रह चुकी हैं। इस वक्त एमएलए हैं और इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है, लोकप्रियता है। भतना सीट से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोहरे को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। ये हमें लिस्ट से जानकारी मिली है। दिव्यापुर सीट से लाखन सिंह राजपूत को टिकट देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पेशे से वकील हैं, लोधी समाज से आते हैं और इस वक्त विधायक हैं। रसूलाबाद सीट से पूनम शंखवार के नाम पर बीजेपी के सेंट्रल चुनाव समिति ने मोहर लगाई है। वो दलित समाज से आती हैं, महिला मोर्चा की रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। अकबरपुर की रनिया सीट से प्रतिभा शुक्ला को टिकट देने का फैसला हुआ है। वो टीचर हैं, अध्यापक हैं, ब्राह्मण समाज से आती हैं, 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और इस इलाके में उनकी काफी लोकप्रियता है, काफी पॉपुलर है। इसीलिए उनके नाम को विनेबिलिटी के आधार पर तय किया गया है। और एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, बहुत सारे नाम जो आपने बताए थे उनकी डिटेल्स मैंने दर्शकों के साथ शेयर की हैं। इन उम्मीदवारों की जितनी भी शॉर्ट में बैकग्राउंड दे सकते थे वो दी है। और कुछ नाम है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। तिरवा सीट की बात करें तो तिरवा सीट है कैलाश राजपूत, जो कि लोध जाति से आते हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके ऊपर भरोसा जताया। इसके अलावा छिबरामऊ, इटावा सदर और भरतना के बारे में आपने बताया। दिव्यापुर की सीट है लाखन सिंह राजपूत। ये बड़े अच्छे ओबीसी लीडर माने जाते हैं, स्थानीय तौर पर एडवोकेट हैं। पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पर मुहर लगाया है इस बार के चुनाव के लिए। छावनी सीट की बात करें तो रघुनंदन भदौरिया, जो कि ठाकुर समुदाय के आते हैं, और पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। किदवई नगर से महेश त्रिवेदी, अकबरपुर रनिया से आपने बताया प्रतिभा शुक्ला। सिकंदरा सीट की बात करें तो अजीत पाल, जो कि राज्य मंत्री हैं फिलहाल योगी सरकार में, उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। बिल्हौर सीट की बात करें तो राहुल सोनकर, और बिठूर सीट की बात करें तो अभिजीत सांगा, जो कि विधायक हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया। अभिजीत सांगा की भी बात कर लें तो उनके ऊपर यह तलवार लटक रही थी कि क्या उनकी उम्मीदवारी बदली जा सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पर एक बार फिर से मुहर लगा दिया है, ऐसा हमारे टॉप सोर्सेज ने बताया है। रजत जी, तो देवेंद्र, आपके जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं मैं एक बार फिर से दर्शकों के साथ शेयर कर लेता हूं। बहुत उत्सुकता है इस सूची को लेकर के, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं। हमीरपुर से बाबूराम निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। ये निषाद समाज से आते हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश मत्स्य सहकारी संघ के प्रेसिडेंट हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रभाव होगा इनका अपने इलाके में। बुंदेलखंड की महोबा से राकेश गोस्वामी को बीजेपी से टिकट मिलने वाला है। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, इन्होंने एलएलबी तक की पढ़ाई की है। बुंदेलखंड की चरखारी सीट से ब्रजभूषण राजपूत को बीजेपी टिकट दे सकती है। बुंदेलखंड की राठ सीट से मनीषा अनुरागी का नाम लिस्ट में है, उन्हें बीजेपी का टिकट मिल सकता है। वो सिटिंग एमएलए हैं और दलित समाज से आती हैं। महाराजपुर से यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना को टिकट मिलेगा। सतीश महाना काफी प्रभावशाली नेता हैं, 7 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, योगी सरकार में काफी इंफ्लुएंशियल माने जाते हैं, पंजाबी समाज से आते हैं। घाटमपुर से उपेंद्र पासवान को टिकट देने का फैसला हुआ है। ये पासी समाज से आते हैं, सिटिंग विधायक हैं। कालपी से संतराम सेंगर को बीजेपी टिकट दे सकती है और बबीना सीट से राजीव पारीछा को टिकट दिया जाने वाला है। ये यादव समाज से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। झांसी सदर सीट से रवि शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। रवि शर्मा पेशे से वकील हैं, नाम से जाहिर है ब्राह्मण समाज से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, अपने इलाके में लोकप्रिय हैं।
मऊरानी सीट से प्रागीलाल अहिरवार को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। गरौठा सीट से जवाहर राजपूत को बीजेपी का टिकट मिलना लगभग तय है। ये लोधी समाज से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। महरौनी सीट से मनोहर लाल मन्नू को बीजेपी टिकट देने वाली है। ये दलित समाज से आते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री हैं। अकबरपुर रनिया सीट से प्रतिभा शुक्ला को बीजेपी टिकट देने वाली है। टीचर हैं, ब्राह्मण समाज से आती हैं, सिटिंग विधायक हैं और 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। तो जितने नाम मेरे पास थे, जितनी बैकग्राउंड मेरे पास थी, आपके साथ शेयर की। और एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, जो नाम मैंने देखे हैं, जो दर्शकों के साथ शेयर किए, उनसे एक बात साफ है कि दलितों को, पिछड़े वर्ग के नेताओं को काफी टिकट दिए गए हैं। यानी बीजेपी पर जो हर रोज जो आरोप लगाया जा रहा है ना, तो आप उसका जवाब शायद इस लिस्ट से मिलेगा। तो तकरीबन 60% का आंकड़ा रहेगा। अगर 7 फेज की बात कर ले तो इससे कम नहीं रहना है और उससे ज्यादा ही रह सकता है पिछड़ी जातियों की अगर बात करें तो। बीजेपी का पूरा फोकस इस बात को लेकर है और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बल्कि उस जाति के जो रोल मॉडल हो सकते हैं, और जैसा कि शुरू में हम लोगों ने बात की थी, उस पर पार्टी का इस पर बहुत ज्यादा ध्यान है ताकि अपने इलाके में उनको रोल मॉडल के तौर पर उनकी जाति के लोग देखते हो और उसके हिसाब से वोट कर सके। और नामों की अगर बात कर लें तो कल्याणपुर से नीलिमा कटियार को पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। आर्यनगर सीट की बात करें, ब्राह्मण समाज से आने वाले सुरेश अवस्थी पर पार्टी ने इस बार भरोसा जताया है, उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा। गोविंदनगर से सुरेंद्र मैथानी जो कि एमएलए भी हैं अभी, उनके ऊपर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। मैथानी के ऊपर भी ये तलवार लटक रही थी, क्या उनका टिकट कट सकता है, लेकिन बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पर एक बार फिर से मन बनाया गया है कि उन्हें चुनाव में उतारा जाए। सीसा मऊ की सीट की बात करें तो सलील बिश्नोई, महरौनी सीट की बात करें तो मनोहर लाल मन्नू, और महाराजपुर के बारे में आपने बताया कि सतीश महाना, जो कि उनके बारे में तो ऑब्वियस था कि एक बार फिर से पार्टी उन्हें ही चुनाव में उतारेगी। 7 बार के एमएलए हैं, मंत्री हैं, तो पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है। रजत जी, देवेंद्र, बड़ी बात आपने बताई कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में दलित, वंचित, पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया और उनमें भी ऐसे लोगों को जो प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे लोग जिनकी छवि अच्छी है ताकि वो अपने समाज के लिए काम कर सके। और ये शायद इस बात का जवाब है जो समाजवादी पार्टी ने बार बार पिछले दिनों में छवि बनाने की कोशिश की, बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतार करके उनसे कहलवाया कि बीजेपी ने इग्नोर किया है दलितों को, पिछड़ों को। शायद उसका जवाब आपको लगता है कि इस लिस्ट से मिलेगा? जी निश्चित तौर पे, और ये बीजेपी की शुरू से ही रणनीति रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से दिल्ली आए, आप देखें तो पार्टी को लेकर जो भी उनका निर्देश रहता है वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि जिन लोगों को भी आप जिनका चयन कर रहे हैं, एक तो वो बहुत डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और दूसरा उनकी योग्यता जरूर झलकनी चाहिए। वो प्रोफेशनल होने चाहिए या अपने फील्ड के एक्सपर्ट होना चाहिए, अचीवर होना चाहिए, उनका अनुभव बहुत अच्छा होना चाहिए, युवा अगर हैं तो उस हिसाब से होने चाहिए, कुछ इनोवेटिव सोच रहे हो। इस बात को लेकर पार्टी के नेताओं को जब भी वो निर्देश देते हैं, और यूपी चुनाव से पहले जब 7 RCR में एक बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी संगठन के लोग, बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी सारे गए थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने, उस समय भी इस बात पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस दिया था कि जब भी आप पार्टी के कार्यक्रम करें, पार्टी के लिए कोई चयन करें, पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चयन करें, तो ऐसे फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखें। और इस बार की यूपी चुनाव की अगर आप बात करें, जिस सूची पर हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि उस फैक्टर को बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर उसके हिसाब से उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। पहली सूची में भी हम लोगों ने देखे थे ऐसे नाम जिसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो प्रोफेशनल थे, और एक बार फिर से इस सूची में दिख रहा है। और देवेंद्र, मैंने देखा कि ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वहां दलितों पिछड़ों के वोट चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी की नीति रही है, जैसे आपने कहा, बड़ी संख्या में राज्यपाल उन्होंने ऐसे समाज के लोगों से बनाया, ऐसे समाज जो हमेशा से वंचित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं, जिनको उनका स्थान नहीं मिला। इसी तरह से मुख्यमंत्री बनाते समय, कई जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते समय, या फिर जब सरकार की तरफ से पद्म अवार्ड मिलते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में इस तरह के पिछड़े समाज के लोगों को जगह दी गई है। बिल्कुल रजत जी, और उसका हालांकि जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उसका इस चुनाव की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा समीचीन होगा उस पर चर्चा करना है कि जैसे अभी गणतंत्र दिवस का समारोह होने वाला है 26 जनवरी को, उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होगा 29 जनवरी को। इन दोनों कार्यक्रम के लिए या जो राज्यपाल और उपराज्यपालों के यहाँ जो एट होम कार्यक्रम होता है, इस बार भी प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देशन था कि जब राजपथ पे लोगों को बुलाया जाए, गेस्ट को बुलाया जाए, तो उसमें वंचितों, पिछड़ों, जो कि जैसे सफाई कर्मी हों, मजदूर हों, हेल्थ वर्कर्स हों, इस तरह के जितने लोग हैं
उनको भी इनवाइट जाना चाहिए, उनको बुलाया जाना चाहिए, और न सिर्फ राजपथ पर कार्यक्रम में बल्कि जो एट होम कार्यक्रम पूरे देश में होंगे राजभवन में, उसमें गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें भी ये सूचना दी गई थी कि आपको ऐसे लोगों को बुलाया जाना चाहिए। तो ये एक इंक्लूसिव अप्रोच जो होता है वो साफ समझ में आता है, और जब चुनाव की प्रक्रिया हो रही हो तो निश्चित तौर पर पार्टी को वैसे निर्देशों को फॉलो करना ही होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हैं, एक एक उम्मीदवार पर वो किसी के बारे में भी कभी बैकग्राउंड पूछ लेते हैं कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका पूरा अनुभव है। तो ऐसे में पार्टी के नेता भी बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। हमारे टॉप सोर्सेज ने हमें यह बताया कि इस बार की चुनाव समिति में भी एक एक नाम को लेकर उनकी बहुत पैनी नजर रहती थी, और उसके बारे में वो छानबीन करके जानना चाहते थे कि अगर पार्टी इस व्यक्ति को टिकट दे रही है तो उसके पीछे वजह क्या है। रजत जी, जो कुछ और नाम शेयर कर लें देवेंद्र, बहुत लोगों की उत्सुकता है। छावनी सीट से रघुनंदन भदौरिया को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। किदवई नगर सीट से महेश त्रिवेदी को बीजेपी का टिकट मिलना तय है। आर्यनगर सीट से सुरेश अवस्थी को बीजेपी का टिकट मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। सीसामऊ सीट से सलिल विश्नोई को टिकट दिया जा सकता है। ये वैश्य समाज से हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं। गोविंदनगर सीट से सुरेंद्र मैथानी को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, ब्राह्मण समाज से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। कल्याणपुर सीट से नीलिमा कटियार को बीजेपी टिकट देगी, नीलिमा कटियार कुर्मी समाज से आती हैं। बिठूर सीट से अभिजीत सांगा को टिकट मिलेगा, अभिजीत सांगा ठाकुर समाज से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। बिलौर सीट से राहुल बच्चा सोनकर को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, कुछ और नाम है आपके पिटारे में? जी हाँ, बिल्कुल। घाटमपुर सीट की बात करें तो घाटमपुर से उपेंद्र पासवान को चुनाव लड़ाया जाएगा। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम के ऊपर भरोसा जताया है। कालपी सीट की बात करें तो संतराम सेंगर को कालपी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। बबीना सीट से राजीव परीछा, झांसी सदर के बारे में पहले आपने बताया था, रवि शर्मा, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने उन्हीं के नाम पर मुहर लगाया है। मऊरानीपुर की बात करें तो प्रागीलाल अहिरवार, गरौठा की बात करें तो जवाहर राजपूत, और मेहरौनी की बात करें तो मनोहर लाल मन्नू। इसके अलावा रजत जी एक बहुत दिलचस्प चीज है जो कि दर्शकों से हम लोग कुछ हद तक साझा कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर साझा कर सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 4 सीटों पर चर्चा हुई और उसे पेंडिंग की कैटेगरी में रखा गया था। उन सीटों का नाम को अगर हम दर्शकों को बताएं तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत दिलचस्प लगेगा। उसमें से पहला नाम है जसवंत नगर की सीट। जसवंत नगर की सीट को बीजेपी ने पेंडिंग रखा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, किस इंतजार में उसे पेंडिंग रखा गया। बिठूना, औरैया और भोगनीपुर, इन 4 सीटों को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में बकायदा पेंडिंग की कैटेगरी में रखा गया था। पार्टी के सोर्सेस का यह कहना है कि इस पर बातचीत हुई और उसके बाद उसको पेंडिंग की कैटेगरी में रखा गया। जाहिर तौर पे उसके बारे में पार्टी की कुछ खास रणनीति रही होगी, और अपर्णा यादव ने जिस प्रकार से बीजेपी ज्वाइन किया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी बीजेपी की तरफ से अगर कोई चौंकाने वाली तस्वीर सामने आए जिस पर विपक्षी चौंक जाए तो इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। शायद उस रणनीति के तहत पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक एक सीट पर जो उम्मीदवारी तय करना है वो सारे विकल्पों को टटोलने, खंगालने और संभावनाओं पर विचार करने के बाद किया जा रहा है। रजत जी, बिल्कुल ठीक आपने देवेंद्र का, ये जो जानकारी आपने दी है सबसे इंटरेस्टिंग है। कौन चुनाव लड़ेगा, किसका नाम लिस्ट में है, ये तो एक तरफ है, लेकिन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, और आपकी बात सुनकर लगता है कि बहुत सोच समझकर एक एक सीट पर फैसला किया जा रहा है। तो कुछ और नाम मेरे पास हैं जो दर्शकों के साथ शेयर कर लेते हैं। हमीरपुर से बाबूराम निषाद को बीजेपी ने टिकट देने का फैसला किया है। ये निषाद समाज से आते हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश मत्स्य सहकारी संघ के प्रेसिडेंट हैं। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि बुंदेलखंड की महोबा से राकेश गोस्वामी को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है। गोस्वामी जी ब्राह्मण समाज से आते हैं। बुंदेलखंड की चरखारी सीट से ब्रजभूषण राजपूत को बीजेपी का टिकट मिलेगा। बुंदेलखंड की राठ सीट से मनीषा अनुरागी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ये भी सिटिंग एमएलए हैं। महाराजपुर से यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना, जिनका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, उन्हें टिकट मिलेगा। सतीश महाना 7 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं और एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर रहे हैं योगी सरकार में, पंजाबी समाज से आते हैं। घाटमपुर से उपेंद्र पासवान को बीजेपी टिकट दे सकती है, ये पासी समाज से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। कालपी से संतराम सेंगर को बीजेपी टिकट दे सकती है और बबीना सीट से राजीव पारीछा का टिकट पक्का है, ये यादव समाज से आते हैं।
सिटिंग एमएलए हैं। झांसी सदर सीट से सिटिंग एमएलए रवि शर्मा बीजेपी कैंडिडेट होंगे, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। मऊरानीपुर सीट से प्रागीला अहिरवार को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। गरोठा से जवाहर राजपूत को बीजेपी का टिकट मिलना लगभग तय है। ये लोधी समाज से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। मैनोनी सीट से मनोहरलाल मन्नू को बीजेपी टिकट दे सकती है। मनोहरलाल मन्नू दलित समाज से हैं, राज्य मंत्री हैं। मैनपुर जिले की किशनी सीट से बीजेपी प्रियरंजन दिवाकर आशु को टिकट दे सकती है। प्रियरंजन दिवाकर आशु पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, वो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। मैनपुरी की करल सीट से बीजेपी संजीव यादव को उम्मीदवार बना सकती है। संजीव यादव भी पहले समाजवादी पार्टी में थे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए थे। फर्रुखाबाद की कायमगंज सीट से वीरेंद्र कठेरिया को बीजेपी अपना कैंडिडेट बना सकती है। फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को बीजेपी ने टिकट देने का मन बना लिया है। ब्राह्मण समाज से आते हैं, सिटिंग विधायक हैं। फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से नागेंद्र सिंह राठौर को टिकट देने का फैसला बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने किया है। सूची में नाम है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। नागेंद्र राठौर सिटिंग एमएलए हैं। कन्नौज जिले की छिबरमऊ सीट से अर्चना पांडे को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। अर्चना पांडे ब्राह्मण समाज से आती हैं और सिटिंग विधायक हैं। तिरवा सीट से कैलाश राजपूत को बीजेपी ने टिकट देने का फैसला कर लिया है, अभी डिक्लेयर नहीं किया है। ये भी लोधी समाज से आते हैं, एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं। कैलाश राजपूत सिटिंग एमएलए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराया था। इटावा जिला मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का मजबूत किला माना जाता है। यहां की इटावा सदर की सीट से बीजेपी की सिटिंग एमएलए सरिता भदौरिया को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ठाकुर समाज से आती हैं, प्रदेश की महामंत्री रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली नेता हैं। भरथना सीट से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोहरे को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। दिव्यापुर सीट से लाखन सिंह राजपूत को टिकट देने का फैसला बीजेपी ने किया है। वो पेशे से वकील हैं, लोधी समाज से आते हैं, इस वक्त विधायक हैं। अकबरपुर की रनिया सीट से प्रतिभा शुक्ला को टिकट देने का फैसला किया है। प्रतिभा शुक्ला अध्यापक हैं, ब्राह्मण समाज से आती हैं, 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुकी हैं। रसूलाबाद सीट से पूनम शंखवार के नाम पर बीजेपी की सेंट्रल चुनाव समिति ने मोहर लगाई है। दलित समाज से आती हैं, महिला मोर्चा के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। और देवेंद्र पाराशर ने बताया कि कानपुर मंडल की सीटों का फैसला हो चुका है। छावनी सीट से रघुनंदन भदौरिया को बीजेपी का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। कानपुर की किदवई नगर सीट से महेश त्रिवेदी को बीजेपी का टिकट मिलना लगभग तय है। आर्यनगर सीट से सुरेश अवस्थी को बीजेपी का टिकट मिलना निश्चित है। सीसामऊ सीट से सलिल बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। ये वैश्य समाज से हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं। गोविंदनगर सीट से सुरेंद्र मैथानी को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, यह हमारी जानकारी है। ब्राह्मण समाज से आते हैं और सिटिंग एमएलए हैं। कानपुर के कल्याणपुर सीट से नीलिमा कटियार को बीजेपी टिकट देगी। नीलिमा कटियार कुर्मी समाज से आती हैं। बिठूर सीट से अभिजीत सांगा को टिकट मिलेगा। अभिजीत सांगा ठाकुर समाज से आते हैं और सिटिंग एमएलए हैं। बहुत सारे नाम मैंने आपको बता दिए, बहुत सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, बीजेपी उम्मीदवारों के जितने नाम आपने गिनाए मैंने दर्शकों को बता दिए। जिन नेताओं को टिकट मिला उन्हें भी इस बात की खबर तो मिल गई होगी। अब इन लोगों को टिकट देने के लिए जो विजिबिलिटी है, क्लीन इमेज है, इसके अलावा और किस फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चीज ये थी कि भाई कौन जीत सकता है। पार्टी को पता है कि आखिरकार चुनाव में नंबर्स मायने रखते हैं, उसमें से सबसे पहला फैक्टर ये रखा गया था कि कौन जीत सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी छवि कैसी है। जैसे कुछ नामों को रजत जी मैं जानता हूं जिनकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में अगर बीजेपी टिकट देती तो बहुत आसानी से जीत सकते थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष स्तर से उन नामों को सीधे खारिज कर दिया गया था। तो इससे ये बात समझ में आ रही थी कि छवि को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्स है बीजेपी इस बात को लेकर कि ऐसा ना हो कि जनता के बीच खराब मैसेज चला जाए या कोई अलग तरह का नैरेटिव फैलने लगे। और तीसरी चीज़ ये थी कि प्रोफेसर
प्रोफेशनल्स अलग अलग फील्ड के हों, और न सिर्फ प्रोफेशनल्स बल्कि जो भी अपने फील्ड को हों, जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर करता है तो उसके हिसाब से अगर उसकी अच्छी उपलब्धि है तो उस नाम पर विचार किया गया है। और इसके लिए 3 सर्वे का सहारा लिया गया था। 3 सर्वे के बाद पार्टी की 2 बैठकों में स्क्रूटनी की गई और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के सामने वो सारे नाम गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ये 3 नेता थे। और इसके अलावा बाकी जो नेता थे, जैसे गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें जो कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केशव मौर्य की बात कर लें, दिनेश शर्मा की बात कर लें, तो ये सारे नेता बीजेपी मुख्यालय से थे। और ये 3 नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जुड़े हुए थे। जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें एक एक नाम पर गहन मंथन करके उन नामों को तय किया गया, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। और ये वो सारे नाम हैं जो कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय कर लिए गए हैं। जब तक नामों को जारी नहीं किया जाता है, जाहिर तौर पर बीजेपी में एक अलग पॉसिबिलिटी का खेल करने की कोशिश की जाती है। और जी, पिछली बार हमने देखा कि जब नामों को हमने बताया तो बहुत सारे नेता उसके बाद एक्टिव हुए थे। बड़े बड़े नेताओं के पास, जो कि उम्मीदवार हैं बड़े नेताओं के पास, वो जाना शुरू कर दिए थे। इस बार भी निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव में सबकी ये कोशिश रहती है कि बीजेपी का टिकट उन्हें हासिल हो जाए, तो ऐसे में जब हम लोग नाम बता रहे हैं तो ये तय मानिए कि फिर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की फौज होगी जिनका नाम इस सूची में नहीं दिख रहा है। देवेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी किसी का नाम नहीं होता है वो परेशान होते हैं, जरूर अप्रोच करते हैं। और एक एक सीट पे 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं, जिनके बीच में से तय करना होता है और आसान नहीं होता। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, ना सिर्फ इसलिए कि आपने ये नाम बताए, लेकिन आपने इनका जिस तरह से विश्लेषण किया इन उम्मीदवारों के बारे में और उनको सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में जो जानकारी दी, वो बड़ी बात है। देवेंद्र, आप साथ में बने रहिए। अब बीजेपी ने पूर्वांचल की उन सीटों की रणनीति को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है जहां 5वें राउंड में वोटिंग होनी है। इसीलिए आज बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर फाइनल बात कर ली। जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से कई राउंड की बात की। और आज शाम को ऐलान कर दिया गया कि तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जेपी नड्डा ने बताया कि एनडीए का मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास। यूपी इलेक्शन में यह मंत्र कायम रहेगा, सब मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी अपने साथी दलों को साथ लेकर चलेगी, सबके सम्मान का ख्याल रखेगी। आज अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मोदी और योगी ने पिछड़ों के लिए जितने काम किए उतने आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए किए गए सारे काम गिनवा दिए। मेरा यह मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी। यह विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है। बीजेपी अपना दल को और निषाद पार्टी को कितनी कितनी सीटें देगी ये तय हो गया है, लेकिन इसका नंबर भी ऐलान नहीं किया गया है। अनुप्रिया पटेल तो 2014 से ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन संजय निषाद के साथ बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त अलायंस किया था। इन पार्टियों के साथ गठबंधन का फायदा बीजेपी को होता है और इन क्षेत्रीय दलों को भी। 2017 के इलेक्शन में पूर्वांचल की कुल 156 में से 106 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। पिछले विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल की अपना दल को 11 सीटें दी थी, जिसमें से अपना दल को 9 पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। असल में समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के नेताओं को इकट्ठा करके वोटों का बंटवारा वर्ग के आधार पर करने की कोशिश कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे पिछड़े वर्गों के नेता अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जबकि पिछली बार के चुनाव में ये बीजेपी के साथ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर तो पूर्वांचल से ही आते हैं। राजभर की पार्टी पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ एनडीए में थी। क्योंकि ये नेता साथ छोड़ गए, इसलिए अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन पता चला कि बीजेपी ने साफ कर दिया कि दोनों पार्टियों का सम्मान होगा, लेकिन किसी प्रेशर में ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने बताया कि अनुप्रिया पटेल अपना दल के लिए 30 से 35 सीटें मांग रही थी, लेकिन बीजेपी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 15 से 18 सीटें देगी। इसी तरह संजय निषाद भी 20 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें मिल पाएंगी। अपना दल की कुर्मी वोटरों के बीच अच्छी पैठ है। वैसे तो यूपी में कुर्मी वोटर्स की तादाद करीब 6 से 7% है। करीब 48 विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 16 जिलों में कुर्मी वोटर 12% से ज्यादा है। यूपी में निषाद पार्टी का मल्ला वोटर पर अच्छा असर माना जाता है। यूपी में निषाद मल्ला जाति के करीब 4% वोट हैं। वैसे तो नदियों के किनारे जो इलाके हैं उनमें निषाद आपको पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, लेकिन पूर्वांचल में इनकी आबादी काफी अच्छी है। करीब 35 सीटों पर निषाद समाज के वोट हार जीत पर असर डाल सकते हैं। आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मछुआरों और मल्ला समाज के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। 2019 में भी उनका गठबंधन जीता था और 2022 में भी वही जीतेंगे। 2 साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। मैं आज के बीच में मैं निषाद राज गुरुराज महाराज के उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। थोड़ी बैकग्राउंड आपको बता दूं, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीरनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कुछ दिन पहले संजय निषाद को बीजेपी ने एमएलसी बनाया है। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इन नेताओं का बीजेपी के साथ अलायंस नया नहीं है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए इनकी सीटों की डिमांड भी बढ़ गई थी। एक वक्त ऐसा था जब दलितों और पिछड़ी जातियों के ज्यादातर नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ करते थे। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इन नेताओं ने बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। योगी की सरकार में इन नेताओं को मंत्री बनाया गया, भागीदारी मिली, दलितों और पिछड़ों के लिए काम भी हुए। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इन नेताओं का, इन पार्टियों का और इन जातियों का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिला। लेकिन इन नेताओं की एक शिकायत थी, योगी आदित्यनाथ के 5 साल के राज में ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई नेताओं को मनमानी नहीं करने दी गई। इसलिए अब ये लोग अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। इन्होंने बार बार कहा कि योगी ने पिछड़े समाज की उपेक्षा की। इसीलिए आज संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल सामने आए और उन्होंने बताया कि 5 साल में योगी की सरकार ने पिछड़े वर्ग का सबसे ज्यादा ख्याल रखा। उन्होंने गिनाया कि मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग के 27 लोगों को मंत्री बनाया। फिशरी मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी ने गठित की। पिछड़े वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी ने दिया। आज ऐसी बहुत सारी बातें गिनाई गई। अब तक अखिलेश यादव बीजेपी को पिछड़ा वर्ग विरोधी बता रहे थे, पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे, लेकिन आज बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के नेताओं के जरिए अखिलेश को जवाब देने की कोशिश की और यह जवाब जो टिकटें डिसाइड की गई हैं, जो उम्मीदवार डिसाइड किए गए हैं, उनमें भी रिफ्लेक्ट होता है।
आज अखिलेश यादव को अपने ही परिवार से एक सियासी झटका लगा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि यह खबर मैंने कल आपको आज के बाद में बता दी थी कि अपर्णा आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। आज अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई। अपर्णा ने कहा कि सत्ता, सरकार, सियासत, परिवार, इन सबसे देश बड़ा है। उनके लिए राष्ट्र पहले है। वो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादियों के साथ आई हैं। अपर्णा यादव अपने आप में कोई बड़ी नेता नहीं है, उनका कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने से मैसेज बढ़ा गया है। अगर बीजेपी के नेता चाहते तो अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग लखनऊ में करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपर्णा यादव को दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दी गई। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपर्णा से मिले। अपर्णा यादव ने कहा कि वो हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित रही हैं। उनके लिए राष्ट्र सबसे पहले है और वो राष्ट्र की आराधना करने निकली हैं। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगी, इसके संकेत कई बार मिल चुके थे। वो कई बार योगी आदित्यनाथ से मिल चुकी थी, कई बार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी थी, लेकिन आज बीजेपी के नेताओं से मिलने के बाद अपर्णा यादव ने एक समझदारी वाली बात की। उन्होंने कहा, पार्टी अलग होने से रिश्ते नहीं टूटते। परिवार अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है। बीजेपी में आने के बाद भी वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू का कर्तव्य निभाएंगी। अपर्णा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद उन्हें मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।